स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसे ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। गोनू झा की शरण में दरबारी। गोनू झा अपने वाक्चातुर्य से सबका दिल जीत लेते थे। महाराज उनकी प्रतिभा के कायल थे। कठिन से कठिन अवसर पर गोनू झा का सुझाव उन्हें झंझता और वे उसे आजमाते। उलझने सुलझ जाती। प्रायः मिथिला नरेश भरे दरबार में गोनू झा के सुझावों की सराहना करते। समय समय पर गोनू झा को पुरस्कृत भी करते, जिसके कारण मिथिला दरबार के अधिकांश दरबारी उनसे चिढ़ते थे और ईर्ष्यावश उन्हें नीचा दिखाने का अवसर तलाशते रहते थे। गोनू झा इस स्थिति से परिचित थे, मगर इन बातों पर वे ध्यान नहीं देते थे कि उन्हें कौन क्या कहता है। मस्त रहना उनके स्वभाव में शामिल था। मिथिला नरेश के दरबार में एक बार एक बहेलिया एक तोता लेकर आया, जो समय के अनुसार उचित बातें बोल सकता था। जैसे सवेरा होने पर तोता गाता, सूरज निकला पूरब ओर, जागो भैया हो गई भोर। किसी आगंतुक की आहट पर वह पूछता, कौन हो भाई, कहाँ से आए हो, थोड़ी प्रतीक्षा करो, स्वामी विश्राम कर रहे हैं। किसी के प्रस्थान करने पर बोलता, अच्छा लगा आपसे मिलकर, फिर आइएगा, शुभ विदा। मिथिला नरेश को जब बहेलिये ने तोता दिखलाया तो उन्होंने उसे एक साधारण तोता समझा, लेकिन बहेलिया द्वारा छुटकी बजाए जाने पर तोते ने कहा, महाराज की जय हो, हम आपकी सेवा में समर्पित हैं, आदेश करें महाराज। महाराज तोता की मुग्धकारी आवाज सुनकर चकित हुए। उन्होंने बहेलिये से पूछा, यह और क्या बोलता है? बहेलिये के कुछ पूछने से पहले ही तोते ने जवाब दिया, बहुत कुछ महाराज। महाराज को तोता पसंद आया। बहेलिये ने महाराज को बताया कि समय के अनुसार स्थिति भांपकर यह तोता लगभग 100 तरह के वाक्य बोल सकता है। महाराज ने बहेलिये को तोते की मुंह मांगी कीमत देकर विदा किया। महाराज के लिए यह तोता अद्भुत था। बड़े जतन से सिखाया पढ़ाया गया ये तोता दरबार के लिए शोभा बन गया। महाराज ने उसके लिए अपने सिंहासन के पास ही एक मेज लगवा ली। जब महाराज दरबार में आते तो उनके साथ यह तोता भी पिंजड़े में लाया जाता। जब महाराज महल में जाते तो उनके साथ तोते का पिंजरा भी ले जाया जाता। समय गुजरता गया और महाराज का इस तोते के साथ लगाव भी बढ़ता गया। दूसरे राज्यों से यदि कोई विशेष अतिथि महाराज से मिलने आता तो महाराज अपने तोते की कौतुक पैदा करने वाली पंक्तियों से उसे चमत्कृत करने में गौरव महसूस करते। एक दिन की बात है, महाराज को अचानक किसी कार्यवश दरबार से उठकर कहीं जाना पड़ा। जाते समय महाराज ने दरबारियों को निर्देश दिया कि वे तोते का ख्याल रखें, तथा चेतावनी भी दी कि तोते के साथ यदि कोई छेड़छाड़ हुई तो किसी की खैर नहीं। संयोग था कि उस समय तक दरबार में गोनू झा नहीं आए थे। महाराज के जाने के बाद गोनू झा दरबार में आए तो पाया कि सभी दरबारी मुंह लटकाए बैठे हैं। महाराज दरबार में नहीं हैं तथा तोता पिंजरे में मरा पड़ा है। गोनू झा ने एक दरबारी से पूछा, महाराज कहाँ हैं? तोते की यह हालत किसने की? दरबारी ने उन्हें बताया, महाराज अचानक किसी काम से उठकर कहीं गए हैं तथा वे जाते जाते यह कह गए थे कि तोते का ख्याल रखना। महाराज ने यह चेतावनी भी दी थी कि तोते के साथ किसी ने छेड़छाड़ की तो उसकी खैर नहीं। सभी दरबारी अपने आसनों पर बैठे महाराज के आने की प्रतीक्षा करते रहे। इस बीच न जाने किधर से एक संकरा सांप पिंजरे से लिपट गया। तोता के टें टें से हम लोगों का ध्यान उधर गया। हम लोग कुछ कर पाते इससे पहले ही सांप ने तोते को डंस लिया। पूरी कहानी सुनने के बाद गोनू झा गंभीर मुद्रा में अपने आसन पर जाकर बैठ गए। गोनू झा को चुप देखकर कुछ दरबारी उनके पास आए तथा उनसे पूछने लगे कि अब क्या होगा। महाराज जब पूछेंगे कि तोता कैसे मरा, इतने दरबारी एक तोता का ध्यान नहीं रख पाए, तब हम लोग क्या जवाब देंगे। गोनू झा ने उनसे कहा, आप लोग विद्वान हैं, मैं आपको जवाब सुझाऊं, यह मुझे शोभा नहीं देता। दरबारियों ने उनका कटाक्ष भांप लिया। फिर भी उनमें से कुछ ऐसे दरबारी गोनू झा के आसन के निकट आ गए जो वाकई गोनू झा के वाक्चातुर्य के प्रशंसक थे।
उन लोगों के आग्रह पर गोनू झा ने कहा, ठीक है, तोते की मृत्यु की सूचना मैं अपने ढंग से महाराज को दे दूंगा, लेकिन आप सभी वही करेंगे जो मैं कहूंगा, तब तो ये जिम्मा मैं ले लूंगा। और यदि आप में से एक भी आदमी मेरी बात से सहमत नहीं हो तो तब मैं इस मामले में नहीं पड़ूंगा। सभी दरबारी एक स्वर में बोले, पंडित जी, आप जो भी निर्देश दें उसका पालन हम लोग करेंगे। तब गोनू झा ने कहा, सबसे पहले तोते का पिंजरा आप दरबार से बाहर ले जाकर रख दीजिए। महाराज जब पिंजरे के बारे में पूछेंगे तो आप में से हर आदमी केवल यही कहेगा कि पिंजरा बाहर है। जब महाराज किसी को पिंजरा लाने के लिए कहें तो वह बाहर चला जाए मगर वापस नहीं आए। सभी ने गोनू झा का यह निर्देश मानने की स्वीकृति दे दी और बोले, बस पंडित जी, आप जैसा कहें हम करेंगे। हम आपकी शरण में हैं। महाराज के क्रोध से बचाने का बस आप ही कोई उपाय कर सकते हैं। जब महाराज दरबार में वापस आए तो पाया कि तोते का पिंजरा वहां नहीं है। उन्होंने दरबारियों से उसके बारे में पूछा तो जवाब मिला, बाहर है। महाराज ने पूछा, क्यों बाहर है? जाइए, उसे लेकर आइए। उन्होंने एक दरबारी को इशारा किया। दरबारी उठा बाहर चला गया मगर लौटा नहीं। एक के बाद एक दरबारी भेजे गए मगर उनमें से कोई वापस नहीं आया। राजा तोते के लिए बेचैन थे। अंततः उन्होंने गोनू झा से कहा, क्या बात है, क्या तोता मर गया? गोनू झा ने कहा, महाराज, मैं यह कैसे कह सकता हूँ, छोटा मुंह बड़ी बात होगी। चलिए पंडित जी, हम स्वयं देखते हैं। मिथिला नरेश ने गोनू झा से कहा। गोनू झा तत्परता से उठे और महाराज के साथ चल पड़े। दरबार से बाहर निकलने पर महाराज ने दाएं बाएं सिर घुमाकर तोते के पिंजड़े की खोज की तो उन्हें पास में ही रखा गया। पिंजड़ा दिख गया। पिंजड़े में तोता लुढ़का हुआ पड़ा था। उसे देखते ही महाराज विस्मित भाव में बोल पड़े, अरे, यह तो सचमुच ही मर गया है। गोनू झा ने कहा, जब आप बोल रहे हैं महाराज तो सच ही होगा। महाराज समझ गए कि तोते की मौत की खबर दरबारी उनके डर के कारण ही उन्हें नहीं दे पाए। उन्होंने दरबार में जाकर शेष रह गए दरबारियों से कहा, तोते के मरने का मुझे बहुत दुख है, मगर मैं जानता हूं कि इस तोते की मौत का कारण आप में से कोई नहीं है। इसलिए बिना किसी भय के आप मुझे बताएं कि तोते को अचानक क्या हो गया कि वह मर गया। तब एक दरबारी ने डरते डरते तोते को सांप के काटने की घटना बताई, जिसे सुनने के कुछ देर बाद ही महाराज सिंहासन से उठ खड़े हुए और उस दिन दरबार स्थगित कर दिया गया और महाराज महल की ओर चले गए। ये पहला मौका था जब गोनू झा दरबार से निकल रहे थे तो राज दरबार के सभी दरबारी उनके आसपास या पीछे पीछे चल रहे थे तथा उनकी सराहना कर रहे थे। गोनू झा की चाल में अलमस्ती बढ़ गई थी। स्वर्ग से वापसी। मिथिला महाराज के दरबार में गोनू झा का सम्मान दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उनके बढ़ते प्रभाव से महाराज के दरबार के अन्य दरबारी उनसे ईर्ष्या करने लगे थे। क्या करने, वे पीठ पीछे गोनू झा के विरुद्ध विश्वमन करते रहते मगर मुंह पर कुछ भी बोलने का साहस नहीं जुटा पाते। महाराज के दरबार में एक हजाम भी था जो गोनू झा से जलता था। उसने धीरे धीरे गोनू झा से ईर्ष्या रखने वाले दरबारियों से दोस्ती गांठ ली और उनका चहेता बन गया। यह हजाम बहुत चालाक और धूर्त किस्म का इंसान था। एक दिन महाराज ने गोनू झा की सराहना खुले दरबार में की। दरबारी जल भुनकर रह गए। हजाम ऐसे ही दिन की प्रतीक्षा में था। उसने दरबारियों से कहा कि यदि आप लोग साथ दें तो मैं ऐसी जुगत भिड़ाऊंगा कि इस गोनू झा की सदा के लिए छुट्टी हो जाएगी। दरबारियों ने हजाम से वादा कर लिया कि वह जैसा कहेगा वे वैसा ही करेंगे। हजाम खुश होकर उनसे विदा लेकर अपने घर लौट गया। महाराज के पिता की कुछ माह पहले ही मौत हो गई थी। राजमहल के सामने ही उनकी समाधि बनाई गई थी। महाराज सुबह में स्नान आदि से निवृत्त होकर पहले तो अपने पिता की समाधि पर जाते, वहां फूल चढ़ाते, तब राजभवन पहुंचकर राजकाज में लगते। पिता की मृत्यु के बाद से उनका रोज का नियम यही था। हजाम इस बात को जानता था। एक दिन जब महाराज समाधि स्थल पुष्प अर्पित करने पहुंचे तो देखा कि एक कागज मुड़ा हुआ समाधि पर रखा हुआ है। उन्होंने उस कागज को उठाया और खोला तो पाया कि वह कागज कुछ और नहीं पत्र है। यह पत्र उनको ही संबोधित कर लिखा गया है। पत्र का मजमून था कि मेरे पुत्र, मैं जानता हूं तुम मेरे वियोग से व्यथित हो। अब तुम्हें व्यथित होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे स्वर्ग में स्थान मिल गया है। यहाँ मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। कमी तो केवल एक बात की
कि मेरे पास कोई एक अच्छा पंडित नहीं है जो मेरे पूजन कार्य संपन्न कराए। अच्छा होता कि तुम अपने दरबारी गोनू झा को मेरे पास भेज देते। उसके सीधे स्वर्ग आने का तरीका तुम्हें भेज रहा हूं। अपने राज्य के पूर्वी श्मशान के टीले पर तुम गोनू झा को बैठाकर उस पर 2 खेतों के पुआल डलवाकर आग लगवा दो। पवित्र अग्नि की लौ और धुएं के साथ तत्काल उसकी आत्मा को सीधे स्वर्ग में प्रवेश मिल जाएगा। ये कार्य तुम यथाशीघ्र संपन्न कराओ। तुम्हारा पिता। पत्र पढ़कर महाराज असमंजस में पड़ गए। ओह, ऐसा कैसे हो सकता है? अब तक कभी सुना नहीं, न देखा कहीं। क्या स्वर्ग से कोई पत्र आ सकता है मृत्युलोक में? उलझन में पड़े महाराज दरबार में आए। उन्हें चिंतित देखकर दरबारियों ने पूछा, क्या बात है महाराज, आप कुछ चिंता में हैं? महाराज ने कहा, एक सवाल मेरे मन में उमड़ घुमड़ रहा है कि क्या स्वर्ग से कोई पत्र मृत्युलोक में आ सकता है? दरबारियों में बैठा हजाम बोला, क्यों नहीं महाराज, स्वर्ग लोक में देव योनि है जिसके लिए कुछ भी संभव है। गोनू झा से खार खाए दरबारियों ने हजाम को हर तरह का सहयोग देने का वचन दिया था, इसलिए उन लोगों ने संवेद स्वर में कहा, संभव है, संभव है। तब महाराज ने समाधि पर पत्र मिलने की घटना दरबार में सुनाई और अपने पिता का पत्र भी पढ़कर सुनाया। गोनू झा समझ गए कि वे बुरी तरह फंस गए हैं, इसलिए उन्होंने खुद ही उठकर कहा, महाराज, मैं स्वर्गारोहण के लिए तैयार हूं, मगर मुझे 3 माह का समय चाहिए। महाराज मान गए। 3 माह के बाद गोनू झा पूर्वी श्मशान के टीले पर पहुंचे। उन पर पुआल लादा गया और आग लगा दी गई। आग 3 दिनों तक सुलगती रही। लोगों ने मान लिया कि गोनू झा का स्वर्गारोहण हो गया है। दरबारी खुश थे, किंतु महाराज दुखी। इस घटना के ठीक 3 माह बाद महाराज के दरबार में गोनू झा ने मुस्कुराते हुए प्रवेश किया। सभी आश्चर्यचकित रह गए। महाराज चौंक कर सिंहासन से उठ खड़े हुए कि कहीं वे स्वप्न तो नहीं देख रहे। लेकिन गोनू झा का आना सच था, सपना नहीं। गोनू झा ने ऊंची आवाज में कहा, महाराज की जय हो। स्वर्ग में आपके पिता कुशल हैं और उन्होंने मुझे इस पत्र के साथ धरती पर भेज दिया है। महाराज ने पत्र लिया और ऊंची आवाज में पढ़ने लगे ताकि दरबारी भी बड़े महाराज के पत्र का विवरण जान ले। महाराज पढ़ रहे थे, पुत्र, गोनू झा ने मुझे पूजन कार्य के नियम सिखला दिए हैं, इसलिए उसे मैं वापस भेज रहा हूं। स्वर्ग में देवगणों को दाढ़ी बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए यहाँ नाई नहीं है। मेरी दाढ़ी और मेरे बाल बढ़ गए हैं। तुम अपने दरबार से हजाम को उसी विधि से स्वर्ग भेजो जिस विधि से गोनू झा को भेजा था। तुम्हारा पिता। दरबार में सन्नाटा छा गया। हजाम की हालत खराब थी। वह अपने आसन से उठा और घर बराते हुए महाराज के पास पहुंचकर कहने लगा, महाराज, यह झूठ है, आप कृपा कर मेरी बात सुनिए। गोनू झा वाला पत्र स्वर्ग से नहीं आया था, उसे मैंने ही लिखा था। मेरी गलती माफ कीजिए, मेरी जान बख्श दीजिए। महाराज किंकर्तव्य विमूढ़ से थे। तभी गोनू झा ने कहा, महाराज, यह सही कह रहा है। मैंने वह पत्र देखते ही समझ लिया था कि मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचा गया है। इसलिए ही मैंने 3 माह का समय आपसे लिया था और 3 महीनों में मैंने अपने कमरे से श्मशान के टीले तक की एक सुरंग खोद ली थी। जब लोग मुझ पर पुआल डाल रहे थे, तब मैं सुरंग से उतरकर अपने कमरे में चला आया था और 3 माह तक अपने घर में ही रहा। महाराज बहुत क्रोधित हुए और कहा, हजाम की इस दुष्ट चेष्टा के लिए इसे फांसी पर लटकाया जाना चाहिए। तब हजाम ने गोनू झा के पांव पकड़ लिए और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगा। तब गोनू झा ने महाराज से अनुनय कर उसे प्राणदंड से मुक्ति दिलाई, मगर महाराज ने हजाम को कारागार में डलवा दिया। दाढ़ी के बाल से मुक्ति का मार्ग। मिथिला नरेश के दरबार में एक तहसीलदार नया नया बहाल हुआ था। लोगों से जबरन मालगुजारी वसूल कर वह महाराज की नज़रों में अपना महत्व बढ़ाना चाहता था। लोग उसके रवैये से दुखी थे। तहसीलदार गोनू झा के गांव में पहुंचा और वहां भी अपने रुतबे के रोब में लोगों से अत्याचार पूर्वक मालगुजारी की वसूली करने लगा। दबाव बनाने के लिए उसने कई बकायेदारों के फसल कटवा लिए। बात गोनू झा तक पहुंची। गोनू झा कुछ गांव वालों के साथ वहां पहुंचे जहां तहसीलदार ठहरा हुआ था। गोनू झा और उनके साथ आए ग्रामीणों ने तहसीलदार को नमस्कार किया। उस समय तहसीलदार तहमद लपेटे कुर्सी पर बैठा धूप सेंक रहा था। उसने गांव वालों को आया देख
अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा, इस समय आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? गोनू झा ने बात की, कमान संभाली और कहा, कल दरबार में महाराज आपकी प्रशंसा कर रहे थे कि आप जब से आए हैं राजकोष में तेजी से वृद्धि हुई है, इसलिए मैं आपसे मिलने चला आया हूँ। ये गांव वाले भी आपके दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। गोनू झा की बातें सुनकर तहसीलदार की अकड़ बढ़ गई। तभी गोनू झा को कुर्सी के पास एक बाल दिख गया। उन्होंने उस बाल को चुटकी से पकड़कर उठा लिया, उसे माथे से लगाया, फिर उस बाल को चूमा और अपनी दोनों आंखों से सटाया, फिर धोती के खूंटे में बांध लिया। गांव वाले अचरज में डूब गए कि पंडित जी को यह क्या सूझी कि इस जानवर से बदतर आदमी के बाल को इतना सम्मान दर्शाते हुए सहेज रहे हैं। गांव वालों ने पूछा, पंडित जी, बाल आप क्यों सहेज रहे हैं? गोनू झा ने कहा, मेरे तो भाग्य ही जग गए। मैंने सुबह सुबह सपना देखा कि मुझे भविष्यवाणी हुई है कि जाओ तहसीलदार साहब के दरबार में, वहां से उनकी दाढ़ी का एक बाल किसी तरह प्राप्त करो। यदि तुम ऐसा करने में सफल रहे तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। तहसीलदार का बाल जिस किसी के भी पास होगा उसके भाग्य चमक उठेंगे और दीन दशा से मुक्ति का मार्ग मिल जाएगा। तहसीलदार यह सब सुनकर फूले नहीं समाया। कुछ ग्रामीण बढ़े और तहसीलदार के पांव छू लिए। बहुत श्रद्धा और विनय के साथ उससे एक दाढ़ी का बाल मांगा। तहसीलदार ने अपनी दाढ़ी से एक बाल नोचकर उन्हें थमा दिया। गोनू झा ग्रामीणों के साथ वापस आकर अपने रोजमर्रे के काम में लग गए। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान उभर आई थी। थोड़ी ही देर में पूरे गांव में तहसीलदार की चमत्कारी दाढ़ी की चर्चा होने लगी। पूरा गांव तहसीलदार के आवास पर उमड़ पड़ा। पहले तो तहसीलदार ने कुछ लोगों को अपनी दाढ़ी से बाल खींच खींच कर दिया, मगर मांगने वालों का सैलाब उमड़ता ही जा रहा था। गोनू झा ने तहसीलदार को सबक सिखाने का बिना कुछ कहे जो नुस्खा आजमाया, उसका अंतिम नजारा यह था कि तहसीलदार भागा जा रहा था और उसकी मुक्तिदायिनी दाढ़ी का एक बाल पाने के लिए ग्रामीण उसके पीछे दौड़ रहे थे। तहसीलदार के पास जो भी पहुंचता उसकी दाढ़ी नोच लेता। किसी तरह तहसीलदार गांव से बाहर निकल गया। उसने अपने सामान चपरासियों को भेजकर मंगा लिए और फिर कभी गोनू झा के गांव में मालगुजारी वसूल करने जाने की उसे हिम्मत नहीं हुई। माघ अमावस्या पर ढेले का टोटका। गोनू झा के गांव में एक बार चोरों का एक गिरोह सक्रिय हो गया। गोनू झा के घर से भी कुछ सामानों की चोरी हो गई। गोनू झा ने उस दिन ही संकल्प ले लिया कि जब तक वे चोरों को सबक न सिखा दें तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। माघ का महीना, कड़ाके की ठंड, शाम होते होते गांव में धुंध सा छा जाता और सुबह सूर्योदय के घंटों बाद भी घना कोहरा पूरे गांव पर छाया रहता। लोग शाम होते ही या तो घूरे को घेरकर आग तापने के लिए बैठ जाते या फिर अपनी रजाइयों में दुबक जाते। गांव की सड़कें प्रायः शाम ढलने के बाद निर्जन सी हो जाती। चोरों को माघ का महीना अपने लिए करिश्माई महीना लगने लगा था। रोज गांव के किसी न किसी घर में चोरी होती। रोज चोरों की कारिस्तानी का शिकार हुए घर में कोहराम मचता और जब आवाज गोनू झा तक पहुंचती तो उनका संकल्प और दृढ़ होता जाता और वे विचार मंथन करने बैठ जाते कि क्या करें कि चोरों को काबू में लिया जा सके। गोनू झा ने गांव में हुई चोरियों के बारे में जानकारियां जुटाईं तो इस तथ्य का उद्घाटन हुआ कि अधिकांश चोरियां रात 9 बजे से 11 बजे के बीच या सुबह 2:30 बजे से 4 बजे के बीच हुई हैं। गोनू झा ने इसका अर्थ निकाला कि जाड़े की रात में आमतौर पर गांव के घरों में लोग दरवाजे पर अलाव जलाकर सपरिवार आग तापने के लिए बैठते हैं या फिर घर के किसी कमरे में बोरसी में आग रखकर सपरिवार हाथ सेंकने बैठते हैं। चोर या तो इस समय अपने हाथ की सफाई दिखाते हैं या फिर सुबह में जब बिस्तर गर्म हो जाता है तब रजाइयों में लिपटे लोगों को गहरी नींद आ चुकी होती है। चोर उस समय उनकी नींद का लाभ उठाकर अपने काम को अंजाम देते हैं। अब जब यह रहस्य गोनू झा ने खोज लिया तब प्रायः वे शाम को दरबार से लौटते समय गांव के किसी स्थान पर लगे अलाव के पास हाथ सेंकने के लिए बैठ जाते। धीरे धीरे चोरों को पता चल गया कि गोनू झा शाम में घर नहीं लौटते। कई बार तो रात के 10-11 यहाँ तक कि 12 बजे तक उनका पता नहीं रहता। फिर क्या था, चोरों ने फिर से गोनू झा के घर को निशाना बना लिया और वहां से बड़ा हाथ मारने की तैयारी में जुट गए। अमावस की रात थी।
गोनू झा गांव के मुखिया के दरवाजे से आग तापकर अलमस्ती में गुनगुनाते हुए अपने घर आए। दरवाजे पर उन्होंने कुछ अटपटी आवाज सुनी तो उन्होंने आवाज की दिशा में देखना शुरू किया। उनके घर के पिछवाड़े बगीचा था जिसमें आम, लीची, कटहल, अमरूद आदि अनेक फलदार वृक्ष लगे हुए थे और सफाई नहीं कराए जाने के कारण घनी झाड़ियां फैली थीं। आहट उन्हीं घनी झाड़ियों की ओर से आ रही थी। गोनू झा ने एक बड़ा सा रोड़ा उठाकर आवाज की, दिशा में निशाना साध कर फेंका तो झाड़ियों में सरसराहट हुई। गोनू झा को समझते देर न लगी कि झाड़ियों में कोई छुपा हुआ है। फिर क्या था? उन्होंने ऊंची आवाज में अपनी पत्नी को आवाज दी। जब पंडिताइन घर से बाहर निकली तब गोनू झा ने कहा, पंडिताइन देख, इधर उधर बहुत ढेला होगा, 108 ढेला चुन के लाओ। आज माघ अमावस्या की रात है। आज की मध्य रात्रि तक घर के दक्षिण दिशा में 108 ढेले फेंके जाएं तो घर के लोगों पर यदि किसी ग्रह का दुष्प्रभाव पड़ने वाला हो तो स्वतः दूर हो जाता है। जाओ, देर न करो, थोड़ी ही देर में रात का दूसरा पहर गुजर जाने वाला है। पंडिताइन वहां से बुदबुदाती हुई गई। कच्ची नींद से जगी थी सो खींच गई थी। पंडिताइन जब एक ढेला लेकर आई तो गोनू झा ने ढेला अपने हाथ में लेते हुए कहा, अरे भाग्यवान, कुढ़ना बाद में, तुम्हें इस काम का महत्व नहीं मालूम, इसलिए गुस्सा कर रही हो। जाओ, जितनी जल्दी हो अंचरा में ढेला भर भर के यहाँ रखती जाओ। मैं खुद गिनकर ढेला फेंकूंगा। ढेला फेंकने के समय मंत्र भी पढ़ना होता है। कुछ भी ऐसा मत करना जिससे मुझे गुस्सा आए। पंडिताइन झुंझलाती हुई गई और अपने आंचल में कुछ रोड़े लेकर आई। गोनू झा के सामने उन रोड़ों को पटकते हुए बोली, लोगों का उम्र बढ़ता है तो दिमाग समझदार होता है और एक ई है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बेदिमाग होते जा रहे हैं। सारा ज्ञान खूंटा में टांग के जोग, टोम और टोना टोटका करने में लगे हैं। आधी रात होने को आई और ये हैं कि खाना पीना त्याग के ग्रह दशा सुधारने के काम में लगे हुए हैं। गोनू झा ने पत्नी की झुंझलाहट पर ध्यान नहीं दिया और अंधेरे में निशाना साध कर ढेला फेंकते रहे। पत्नी 2-3 चक्कर ढेला ढोने के बाद हाँफने लगी और बोली, अब मैं नहीं जाती ढेला चुनने। क्या बेकार के काम में लगे हुए हो? जाओ, हाथ मुंह धो लो और चल के खाना खा लो। भला ढेला फेंकने से कहीं किसी की ग्रह दशा सुधरी है? गोनू झा ने डपटते हुए कहा, शुभ शुभ बोलो भाग्यवान, तुम तो केवल ढेला ढोने में थक रही हो। आखिर मैं जो कर रहा हूँ वह पूरे घर की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। पंडिताइन का गुस्सा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। वह लगभग हुंकारते हुए बोली, मैं अब ढेला रोड़ा नहीं चुनूंगी। तुम्हें ग्रह दशा सुधारनी है तो खुद जाओ और चुन कर लाओ ढेला रोड़ा और फेंकते रहो रात भर घर के दक्षिण में। गोनू झा भी तेवर में आ गए। एक ढेला हाथ में लेकर निशाना साधते हुए उन्होंने बगीचे में फेंका। ढेला इधर किसी को छप से लगा। झाड़ी थोड़ी हिली और शांत हो गई। गोनू झा की आंखें अब तक अंधेरे में देखने की अभ्यस्त हो चुकी थीं और अपने लक्ष्य पर टिकी थीं। दूसरा ढेला हाथ में तोलते हुए उन्होंने कहा, जाओ ढेला लेकर आओ। अब मंत्र सधने लगा है, कोई विघ्न मत डालो। पंडिताइन अड़ी हुई थी कि वह ढेला चुनने के लिए कतई नहीं जाएगी। नौबत यह आई कि गोनू झा निशाना साधकर एक ढेला फेंकते और पत्नी को कोसने लगते। हे भगवान, यह कैसा कलयुग आ गया कि पत्नी अपने पति की बात नहीं मानती। पति तो मिथिलांचल की महिलाओं के लिए परमेश्वर होता था। पंडिताइन गोनू झा के गुस्से से बेपरवाह अड़ी थी कि वह अब ढेला नहीं चुनेगी। गोनू झा के स्यापा से वह और भड़की और मुंह लगा जवाब देने लगी। दोनों का तू मैं धीरे धीरे चीख चिल्लाहट में बदलने लगा। गोनू झा चीख रहे थे, जा जा। पंडिताइन चीखती नहीं जाती, नहीं लाती। गोनू झा चीखते दे, पंडिताइन चीखती नहीं देती। दोनों की चीख चिल्लाहट से पड़ोसियों की नींद खुली। वे यह देखने के लिए कि गोनू झा और उसकी पत्नी क्यों चीख रहे हैं, हाथ में लाठी और मशाल लिए अपने घरों से निकल आए। गोनू झा ने देखा कि पास पड़ोस के लोग उनके घर पहुंच गए हैं। तब उन्होंने कहा, आइए भाइयों, देखिए कलयुग का नजारा। ये मेरी धर्मपत्नी है, पतिव्रता नारी। इनको मैंने इधर उधर से 108 ढेला चुनकर लाने को कहा तो 40-50 ढेला लाने के बाद अपना पतिव्रत धर्म त्याग कर पति से मुंह लगाने लगी। और उधर देखिए, उन्होंने बगीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, वहां वह भाई साहब हैं जो 40-50 ढेला खाने के बाद भी एक शब्द नहीं बोले। बगीचे में छुपा चोर अब समझ गया था
कि गोनू झा ढेला उसी को निशाना साधकर मार रहे थे। वह वहां से भागने की कोशिश करने के लिए उठा, लेकिन मशाल और लाठी से लैस गोनू के पड़ोसियों के आगे उसकी एक न चली। अंततः लोगों ने उसे दबोच लिया। गोनू झा उसके पास आए और उसका चेहरा देखते हुए कहने लगे, अरे भाई, ढेलों से चोट जरूर लगी होगी, अब जाओ हवालात में, ये लोग तुम्हारी मरहम पट्टी का इंतजाम कर देंगे। चोर को हवालात भेजने के बाद गोनू झा ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और बोले, ढेला ढोने से हाथ दुख रहा होगा, चल दबा दूं। पंडिताइन, जो कि इस तरह घटनाक्रमों में आए नाटकीय परिवर्तन से घबरा गई थी, बोली, न पंडित जी, हाथ नहीं दुख रहा। मैं असल में समझी नहीं थी कि तुम क्या कर रहे हो, इसलिए गुस्सा आ गया। गोनू झा हंसते हुए पंडिताइन का कंधा थपथपाते हुए घर की ओर चले गए। साधु बन गए गोनू झा। मिथिलांचल में साध संतों में लोगों को काफी भरोसा है। गोनू झा के जमाने में भी था। गोनू झा के पिता सत्संग प्रेमी थे। साधु संतों की सेवा करना अपना धर्म समझते थे। तांत्रिकों ज्योतिषियों पर खर्च करने से भी वे पीछे नहीं रहते। गोनू झा ने उन्हें कई बार समझाया, मगर उनके पिता पर कोई असर नहीं हुआ। आए दिन ज्योतिषियों और साधु संतों का आना उनके घर में जारी रहा। एक दिन गोनू झा ने अपने पिता को साधु संतों की अंध आस्था से निकालने की ठान ली। उन्होंने घर में घोषणा की कि उन्हें कुछ काम से बाहर जाना है, 2-3 माह में वे लौट आएंगे। माता पिता के चरण छूकर वे घर से निकल पड़े। गांव से बाहर जाकर गोनू झा ने एक तालाब में स्नान किया। झोले से गेरुआ वस्त्र निकालकर धारण किया, नकली दाढ़ी मूछे और जटाओं जैसी संरचना की टोपी लगाई और फिर सिर पर गेरुआ पगड़ी लगा ली कि यह तो लगे कि जटाधारी साधु हैं, मगर जटा नकली है, इसका अंदाजा किसी को नहीं लगे। दर्पण में झांक कर देखा तो पूरी तरह संतुष्ट हुए कि उन्हें कोई पहचान नहीं सकता। फिर उन्होंने रही सही कसर ललाट पर चंदन के आलेपन से पूरी की। उसी तालाब के पास के एक बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने धूनी रमाई और पद्मासन लगाकर ध्यानमस्त मुद्रा में आ गए। उन्हें मालूम था कि देर सबेर गांव का कोई न कोई आदमी इधर से गुजरेगा ही और एक साधु को धूनी रमाए वहां बैठा देख इस बात की सूचना उनके पिता को अवश्य देगा। अभी अधिक समय नहीं गुजरा था कि गांव का एक किसान उनके पास आया, मगर गोनू झा तो ध्यानमस्त थे, उसकी तरफ देखा तक नहीं। किसान थोड़ी देर तक हाथ जोड़े बैठा रहा, मगर जब साधु महाराज हिले तक नहीं तो वहां मथा टेक कर उठ खड़ा हुआ। गोनू झा उसे जाता देख मन ही मन खुश हुए। उन्हें विश्वास था कि गांव में अब यह चर्चा हो जाएगी कि तालाब के किनारे एक सिद्ध महात्मा धूनी रमाए बैठे हैं। गोनू झा अपने साथ झोले में पर्याप्त मेवे और फल लेकर आए थे, इसलिए उन्हें भोजन की परवाह नहीं थी। दूसरे दिन जब आम साधुओं की तरह वे भोजन की व्यवस्था के लिए गांव में नहीं गए, तब ग्रामीणों को विश्वास हो गया कि तालाब किनारे बैठा साधु कोई सिद्ध पुरुष है। इस बात की खबर गोनू झा के पिता को भी लगी तो उनसे रहा नहीं गया। वे महात्मा के दर्शन के लिए तालाब किनारे पहुंचे। अपने पिता को आया देख गोनू झा ध्यानमस्त हो गए। गोनू झा के पिता वहां काफी देर तक बैठे रहे, मगर साधु महाराज की तंद्रा भंग नहीं हुई। उनके पिता गांव लौट आए। गांव में चर्चा फैल गई कि गांव के बाहर एक महात्मा तपस्या में लीन है, समाधि की अवस्था में है। साधु महाराज के दर्शन के लिए तांता लग गया। तीसरे दिन उस स्थान पर ग्रामीणों की भीड़ जम गई। कुछ उत्साही ग्रामीणों ने वहां भजन कीर्तन करना शुरू कर दिया। तब जाकर महात्मा जी ने आंखें खोली, लेकिन कुछ बोले नहीं। सबसे अधिक उत्सुकता गोनू झा के पिता को ही थी। वे बढ़े और महात्मा जी के चरण छू लिए और कहा, कुछ बताइए महाराज। गोनू झा ने पद्मासन में बैठे बैठे ही पास पड़ी एक स्लेट उठाई और उस पर चौक से लिखा, आप लोग जाइए, कल आए, मेरा मौन व्रत है। सभी लौट गए। दूसरे दिन ग्रामीण आए, कोई फल लेकर तो कोई मिठाई लेकर। सबने साथ लाई चीजें साधु महाराज के कंबल पर श्रद्धा पूर्वक रख दी धूनी के पास और मथा टेक कर बैठ गए। गोनू झा ने स्लेट पर लिखा, आप सब लौट जाइए, आज केवल एक व्यक्ति, और उन्होंने अपने पिता को इशारा से बुलाया और बैठ जाने का संकेत किया। ग्रामीण लौट गए। भला महाराज जी के आदेश की अवहेलना कैसे होती? गोनू झा के पिता गदगद थे।
उन्होंने फिर कहा, महाराज कुछ बताइए। और गोनू झा ने स्लेट पर उनके अतीत के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखीं जो गांव के लोग कतई नहीं जानते थे। इसी तरह उनके रोग, उनकी कामनाएं, पुत्र और पत्नी से संबंध के बारे में भी स्लेट पर सटीक एवं बिल्कुल खड़ी बातें गोनू झा ने लिख दी। गोनू झा उनके बेटे ही तो थे, उनकी सारी सच्चाइयों से अवगत। गोनू झा के पिता ने अब तक ऐसा गुणी महात्मा नहीं देखा था। वे अभिभूत हो गए और महात्मा जी के चरण पकड़ लिए। मेरा कल्याण करें महाराज, मेरे घर पधारें, उन्होंने विनती की। महात्मा बने गोनू झा ने स्लेट पर लिखा, धैर्य धारण करें, अवश्य आऊंगा एक दिन, अभी आप जाइए, विश्राम करें। गोनू झा के पिता लौट आए। गांव के लोगों ने उन्हें अपने घर जाते देखा तो पूछने चले आए, महात्मा जी ने क्या कहा? वे बोले, या वैसे ही स्लेट पर लिखकर ही कुछ बताया। गोनू झा के पिता ने महात्मा जी की खूब सराहना की। ग्रामीणों का तांता इसके बाद गोनू झा के धूनी स्थल पर रोज लगने लगा। रोज किसी न किसी को गोनू झा रोक लेते और उसके अतीत की सीधी सच्ची बात स्लेट पर लिखकर कुछ जरूरी सलाह भी उसके साथ लिख देते। अब तो गांव में महात्मा जी की धूम मच गई। इस तरह 1 महीना बीत गया। गोनू झा अब इस नाटक से ऊब गए थे। उन्होंने उस दिन स्लेट पर लिखा, कल मैं मौन व्रत खोलूंगा, आज मुझे एकांत चाहिए। ग्रामीण आए, माथा टेका और वापस लौट गए। इसके बाद वाले दिन गांव के लोग सुबह से ही वहां पहुंचने लगे। सबसे पहले आने वालों में गोनू झा के पिता थे। गोनू झा ने मौन व्रत खोला, सबको उपदेश दिया और कहा कि अब वे प्रस्थान करेंगे। ग्रामीण इस बात का आग्रह कर रहे थे कि वे एक बार गांव अवश्य चलें। गोनू झा के पिता ने उन्हें याद दिलाया, महात्मा जी, आपने मुझे आश्वस्त किया था कि एक दिन मेरे घर अवश्य आएंगे। गोनू झा ने अपनी विशिष्ट मुद्रा में कहा, अवश्य, मुझे स्मरण है। फिर गोनू झा ग्रामीणों के साथ अपने पिता के दरवाजे पर पहुंचे। उन्होंने कहा, अब विलंब नहीं करें, मुझे प्रस्थान करना है। ग्रामीण अपने अपने घरों से चढ़ावा लेकर आए और आग्रह पूर्वक गोनू झा महाराज जी को भेंट किया। उनके पिता ने भी एक रत्न जड़ित स्वर्ण मुद्रिका उन्हें भेंट की और आग्रह पूर्वक दक्षिणा के रूप में 1001 रुपए प्रदान किए। ग्रामीणों ने भी यथाशक्ति भक्ति दिखलाई। महात्मा बने गोनू झा ने वह धनराशि अपने झोले में डाली और अलख निरंजन का घोष करते हुए उठ खड़े हुए। ग्रामीण उनके पीछे पीछे गांव के बाहर तक आए। फिर गोनू झा ने रुककर सबसे कहा, आप सब अपने घरों को लौट जाएं, मोह में नहीं पड़े, अपने कर्तव्यों का पालन करें। फिर अलख निरंजन का घोष करते हुए खड़ाऊं खटखटाते हुए आगे बढ़ गए। इसके 10 दिनों के बाद गोनू झा अपने सामान्य रूप में घर लौटे। उन्हें घर आया देख उनके सरल चित्त पिता बहुत खुश हुए। उन्होंने गांव में एक सिद्ध पुरुष के आने की घटना का पूरा वृत्तांत उन्हें विस्तार पूर्वक बताया। गोनू झा मुस्कुराते हुए अपने पिता की बातें सुनते रहे। जब उनके पिता चुप हुए तब गोनू झा ने अपनी जेब से ढेर सारे रुपए निकालकर अपने पिता को दिए। उनके पिता इतने सारे रुपए देखकर चकित हो गए। फिर गोनू झा ने जेब से अंगूठी निकाली और अपने पिता को दे दी। अंगूठी देखते ही उनके पिता चौंक पड़े, क्योंकि यही अंगूठी उन्होंने महात्मा जी को श्रद्धापूर्वक भेंट की थी। बिना कुछ बोले गोनू झा ने अपने झोले से जटाझूट, दाढ़ी मूछे और गेरुआ वस्त्र निकालकर पिता के सामने रख दिया। उनके पिता समझ गए कि महात्मा जी का रहस्य क्या था। वे बोले, बेटा गोनू, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मैं अब कभी भी महात्माओं के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। उपदेशी को सबक। गोनू झा एक दिन मिथिला बाजार में चहलकदमी कर रहे थे। वहां एक सेठ एक भारी बक्सा लिए बैठा था और बार बार मजदूरों को बुलाता और उनसे कुछ बातें करता, और मजदूर गर्दन हिलाते हुए या हाथ को इनकार की मुद्रा में हिलाते हुए वहां से चले जाते। काफी देर तक बाजार चौक पर यह नज़ारा देखने के बाद गोनू झा ने सोचा, चलो चल के देखें कि माजरा क्या है। वैसे वे इतना समझ चुके थे कि सेठ वह बक्सा उठवाकर कहीं ले जाना चाहता है, मगर मजदूर कम मेहनताना के कारण इनकार करके वहां से चले जा रहे हैं। गोनू झा सेठ के पास पहुंचे और सेठ से पूछा, क्या बात है सेठ जी, आप बहुत देर से यहाँ परेशान हाल बैठे हैं। सेठ ने कहा, हाँ भाई, मुझे एक मजदूर चाहिए जो ये बक्सा उठाकर यहाँ से 3 कोस की दूरी पर जो गांव है वहां पहुंचा दे। गोनू झा ने कहा,
मैं भी यहाँ काम की तलाश में आया हूँ, चलिए मैं ही पहुँचा दूँ। बोलिए मजूरी क्या देंगे? सेठ मुस्कुराया, बोला, मेरे पास देने के लिए 3 अनमोल उपदेश हैं, जो मैं हर एक कोस पर तुम्हें एक एक कर दूंगा। गोनू झा ने कहा, यानी पैसा रुपया कुछ नहीं, खाना खुराकी भी नहीं, सिर्फ उपदेश? सेठ ने कहा, 3 अनमोल उपदेश जिससे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। गोनू झा ने मजदूर की तरह ही हाव भाव बनाते हुए कहा, सो तो ठीक है, मगर उपदेश हर आधा कोस पर दीजिए। सेठ ने कहा, ठीक है, मगर तीसरा और अंतिम उपदेश सुनने के बाद तुम्हें 3 कोस चलकर मुझे उस गांव तक पहुंचाने का वादा करना होगा। गोनू झा ने वादा कर लिया। गोनू झा मन ही मन सोच रहे थे कि उपदेश लेना बुरा नहीं है, हो सकता है कि कोई काम की बात सुनने को मिल जाए, और यदि सेठ ने ठगने की कोशिश की तो उसे सबक सिखाकर ही लौटूंगा। जब गोनू झा बक्सा उठाने के लिए झुके तो सेठ ने कहा, हाँ जरा सावधानी से, इसमें बेहद नाजुक चीजें हैं। गोनू झा ने सावधानी पूर्वक सिर पर बक्सा उठा लिया। आधा कोस चले तो सेठ से कहा, सेठ जी पहला उपदेश दे दीजिए। ऐसे आदमी पर भरोसा न करना जो कहे कि केवल अपना पेट भरने से अच्छा है भूखा रह जाना। सेठ ने उपदेश दिया। गोनू झा को सेठ की बात पसंद आई। जब गोनू झा दूसरे आधे कोस में प्रवेश कर गए तब दूसरा उपदेश सुनने की बेचैनी होने लगी। उन्होंने सेठ से दूसरा उपदेश देने को कहा। सेठ ने दूसरा उपदेश सुनाया, ऐसा आदमी विश्वसनीय नहीं जो कहे घोड़े पर सवार होने से अच्छा है पैदल चलना। गोनू झा यह सुनकर शांत रह गए। बात ठीक भी थी कि जब घोड़ा हो तो कोई पैदल क्यों चले। तीसरे अधकोसी में प्रवेश के बाद गोनू झा ने सेठ से कई बार कहा कि उपदेश सुनाए, मगर सेठ टालता गया। जब गंतव्य की दूरी महज 2 फरलांग बची तो गोनू झा रुक गए और बोले, अब तीसरा और अंतिम उपदेश दे दीजिए सेठ जी, वरना अब एक कदम आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यदि आप यह सोच रहे हैं कि उपदेश सुनने के बाद मैं यह बक्सा आपके स्थान तक नहीं पहुंचाऊंगा तो ये बात मन से निकाल दीजिए। मैं ब्राह्मण हूं और झूठा वादा नहीं करता हूं। विवश होकर सेठ ने तीसरा उपदेश सुनाया, उस आदमी पर भरोसा न करना जो कहे कि संसार में तुमसे भी बड़ा कोई मूर्ख होगा। गोनू झा को बात समझ में आ गई कि सेठ उससे मुफ्त में बक्सा ढुलवाकर उन्हें संसार का सबसे बड़ा मूर्ख भी बता रहा है, मगर वे चुपचाप चलते रहे। जब सेठ का घर आ गया तब उसने गोनू झा से कहा, बक्सा यहाँ रख दो। सेठ की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गोनू झा ने बक्सा सिर से ही धरती पर पटक दिया। धड़ाम चनन चनाक छन की आवाज बक्सा गिरते ही पैदा हुई। सेठ चीखा, अरे मैंने तुम्हें सावधानी बरतने को कहा था। गोनू झा ने कहा, सेठ जी भूलिए मत, आपने मुझे सावधानी से बक्सा उठाने के लिए कहा था, रखने के लिए नहीं। सेठ वहीं सिर पकड़कर बैठ गया क्योंकि बक्से में कांच से बनी चीजें रखी थीं और गोनू झा अपने होठों पर विजयी मुस्कान लिए वहां से लौट आए। चोरों ने तौबा कर ली। गोनू झा और चोरों के बीच आंख मिचौली बरसों चलती रही। गोनू झा महाराज को वचन दे चुके थे कि उनके रहते मिथिला में चोरों का मनोबल बढ़ने नहीं दिया जाएगा। संयोग ऐसा रहा कि हमेशा चोरों को गोनू झा से मुंह की खानी पड़ी। दूसरी तरफ चोर बिरादरी के लोग लंगड़ू उस्ताद से वचनबद्ध थे कि जब भी मौका मिलेगा वे गोनू झा के घर ऐसी चोरी करेंगे जिसे उनके साथ पुष्ट स्मरण रखेंगे। घात प्रतिघात की यह बात गोनू झा समझते थे और हमेशा सतर्क रहते थे। एक बार की बात है, गोनू झा दरबार से लौटकर अपने दरवाजे पर टहल रहे थे। सतर्क रहने की आदत ने गोनू झा को थोड़ा शंकालू बना दिया था। वे टहलते समय भी इतने चौकन्ने रहते जितना कि बाज रहता है। अचानक उन्होंने कुत्ते के भौंकने की आवाज सुनी। सोचने लगे, कुत्ता इस समय इस तरह नहीं भौंकता है। उन्होंने ध्यान देकर सुना, ये पड़ोसी मदन झा के कुत्ते के भौंकने की आवाज थी। मदन झा ने हाल में ही गोनू झा के अहाते के बगल में जमीन खरीदी थी और वहां अपना मकान बना लिया था। बहुत शौकीन आदमी था मदन झा, दिलेर और उत्साही भी। उसके आजू बाजू उसके 2 रिश्तेदारों ने भी मकान बनाया था। देर रात उनके घरों की महिलाएं एक जगह एकत्रित होकर गीत गाती, सोना चकवा के गीत। पंडिताइन से भी वे काफी हिल मिल गई थीं। कई बार वे अपने साथ पंडिताइन को भी ले गई थीं गीत गाने। मदन झा के दोनों संबंधी लखन झा और सुमन झा भी मिलनसार थे, गोनू झा का सम्मान करते थे। घर प्रवेश के अवसर पर
उन्होंने गोनू झा को विशेष रूप से आमंत्रित किया था। कुत्ते के भौंकने की आवाज़ कभी धीमी पड़ती और फिर कभी तेज हो जाती। गोनू झा सशंकित मन से मदन झा के घर की ओर टहलते हुए बढ़े। उन्होंने एक आदमी को उसी समय उधर से गुजरते हुए देखा। आदमी की चाल उन्हें ठीक नहीं लगी। मदन झा उन्हें अपने दरवाजे पर ही मिल गए। थोड़ी देर तक उनसे इधर उधर की बातें करके गोनू झा अपने घर की ओर लौटने लगे। तभी लखन झा और सुमन झा उन्हें रास्ते में मिल गए। गोनू झा का उन्होंने अभिवादन किया और अनुनय करके गोनू झा को अपने घर ले आए। शरबत पिलाया। इधर उधर की बातें होती रहीं। थोड़ी देर के बाद गोनू झा ने उनसे विदा ली। विदा होते होते उन्होंने कहा, आजकल गांव में अजनबी चेहरे फिर दिखने लगे हैं। कहीं फिर से चोर उचक्कों का उत्पात न शुरू हो जाए। आप लोग भी सावधान रहा करिए। एक समय इस गांव में चोरों के उत्पात से त्राही त्राही की स्थिति रही है। उनसे विदा लेने के बाद गोनू झा के दिमाग में उस आदमी की चाल बार बार कौंध जाती थी। थोड़ा उचक उचक कर चलता यह हट्टा कट्टा आदमी। उन्हें लगा कि कहीं उसे देखा है। दिमाग पर जोर डाला तो कुछ याद नहीं आया। रात को भोजन करने के बाद वे फिर टहलने के लिए निकल गए। अपने दरवाजे से निकलकर वे गांव की मुख्य सड़क पर आ गए और टहलते हुए मदन झा के घर से थोड़ी दूर आगे तक निकल गए। अचानक मदन झा का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। गोनू झा जहां थे वहीं एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए और मदन झा के घर की ओर देखने लगे। चांदनी रात थी, इसलिए सब कुछ साफ दिख रहा था। उन्होंने उचक उचक कर चलने वाले आदमी को सड़क से गुजरते देखा कि थोड़ी दूर चलकर वह आदमी गोनू झा के बगान की ओर मुड़ गया। गोनू झा घर लौट आए। गोनू झा का ध्यान बाहर था। खट खट की आवाज पिछवाड़े की दीवार से आ रही थी। गोनू झा को समझते देर न लगी कि पीछे की दीवार में संध लगाई जा रही है। गोनू झा से अचानक पंडिताइन ने कहा, अंगना वाला दरवाजा खुला रह गया है, बंद कराऊं। इसी समय एक साया उस दरवाजे से घुटने के बल सरकता हुआ कमरे में आ गया और सरकता हुआ गोनू झा के पलंग के नीचे घुस गया। गोनू झा अपनी पत्नी को बोलने लगे, पंडिताइन, मैं सोच रहा हूं कि जब हमारे बच्चे होंगे। धत, पंडिताइन ने नारी सुलभ लज्जा के साथ कहा, धत कहती हो? मैं भविष्य के लिए कल्पनाएं संजो रहा हूं। तुम हो कि धत कह रही हो? गोनू झा ने थोड़ी तेज आवाज में कहा। गोनू झा ने कहना शुरू किया, मैं अपने बेटे का, पहले बेटे का नाम मदन रखूंगा। पहले बेटे का नाम मदन? पंडिताइन ने उनकी बात दोहराई और लजाते हुए बोली, इसका मतलब कि दूसरा बेटा भी होगा? दूसरा क्या, तीसरा भी होगा? गोनू झा बोले, अच्छा ठीक, लेकिन बच्चों की संख्या बढ़ाने से पहले दूसरे और तीसरे बेटे का नाम भी तो बताओ। बताता हूँ भाग्यवान। दूसरे बेटे को मैं लखन बुलाऊंगा और तीसरे को सुमन। अचानक गोनू झा पालथी लगाकर पलंग पर बैठ गए और बोले, पंडिताइन, कल्पना करो कि एक दिन तीनों बच्चे घर से बाहर खेलने चले जाएं और इस बीच ही घर में चोर आ जाए, तब तुम क्या करोगी? पंडिताइन गोनू झा के व्यवहार में आए इस परिवर्तन से खिन्न हो गई। क्षुब्ध होकर बोली, यह क्या बात हुई? ऐसी घड़ी में यह भी कोई कल्पना करने की बात है? गोनू झा बोले, तुम न करो तो न करो, मैं तो करूंगा। उन्होंने आंखें बंद की और पुकारने लगे, लखन, मदन, सुमन, जल्दी आओ हो। लखन, मदन, सुमन, दौड़ो, जल्दी आओ, घर में चोर घुसल हो। पंडिताइन उन्हें चुप रहने को बोलती और गोनू झा पंडिताइन को चिढ़ाते हुए चीख पड़ते, दौड़ो भाई, जल्दी आओ। उनकी आवाज सुनकर उनके पड़ोसी मदन झा, सुमन झा और लखन झा हाथों में लाठी ली दौड़े आए और गोनू झा का दरवाजा ठकठकाने लगे। गोनू झा पलंग से उतरे और दरवाजा खोल दिया। घर में तीनों घुसे और पूछा, कहाँ है चोर? गोनू झा ने पलंग के नीचे इशारा कर दिया। फिर तो चोर को वे लोग पलंग के नीचे ही छांकने लगे और बेदम करके उसे पलंग से बाहर निकाला। चोर हवालात भेजा गया। इसके बाद फिर किसी चोर ने गोनू झा के घर की ओर आने की हिम्मत नहीं की। खेत की सिंचाई, शातिर चोरों को हवालात की सैर करवाने के कारण गोनू झा पूरे मिथिलांचल के चोरों की आंखों की किरकिरी बन गए। मिथिला में ठग और चोर गोनू झा से बदला लेने की ताक में रहने लगे। ठगों और चोरों की नाक में नकेल डालने के कारण मिथिला नरेश की दृष्टि में गोनू झा का सम्मान और बढ़ गया।
लंगड़ू उस्ताद के गिरोह के कुछ लोग कारावास से सजा काटकर बाहर आए। कारावास से छूटने से पहले उन्होंने लंगड़ू उस्ताद के सामने शपथ ली कि जब तक गोनू झा से बदला नहीं ले लेंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। गोनू झा इस स्थिति का अनुमान उस दिन ही लगा चुके थे जिस दिन उनके दरवाजे पर लंगड़ू उस्ताद का गिरोह गिरफ्त में आया था। इसलिए उन्होंने कोतवाल को कुछ आवश्यक निर्देश दिए थे। कोतवाल गोनू झा का एहसानमंद था क्योंकि चोर गिरोह की गिरफ्तारी के बाद गोनू झा की अनुशंसा पर महाराज ने उसकी पगार बढ़ा दी थी। एक तरह से पूरी मिथिला से अपराधियों का सफाया हो चुका था, जिसके कारण कोतवाल भी निश्चिंत था। रसिक प्रवृत्ति का कोतवाल मौज मस्ती में डूबा रहने लगा। उन दिनों मिथिला में भांग और ताड़ी का नशा प्रचलन में था, लेकिन रसिक कोतवाल अपने लिए पश्चिम बंगाल से मदिरा मंगाया करता था। उसके कुछ असामी उसके लिए खास मनोरंजन की व्यवस्था करते थे, जिसमें पीना पिलाना तो होता ही था, रास रंग के भी अवसर थे। मखाना और मछली के व्यापारी कोतवाल को प्रसन्न रखने के लिए वह सब व्यवस्था करते जिसकी ललक एक रसिक व्यक्ति को रहती है। कोतवाल अपने आवास के बाहरी कमरे में बैठा था। उसके हाथ में मदिरा थी, सामने थाल में भुनी हुई मछलियां रखी थीं। एक मांसल शरीर की बाला ठुमका लगा लगाकर कुछ गा रही थी। तभी किसी ने द्वार पर दस्तक दी। कोतवाल ने बुरा सा मुंह बनाया और झल्लाते हुए उठा। उसने नर्तकी को इशारा किया। नर्तकी पर्दे की ओट में चली गई। कोतवाल कक्ष से बाहर आया। द्वार पर उसका मुख्य मुखबिर खड़ा था। उसने कोतवाल को फुसफुसाते हुए कुछ कहा और वहां से वापस चला गया। कोतवाल वापस अपने कमरे में आया। उसने नर्तकी की ओर हसरत भरी निगाहों से देखा। थोड़ी देर तक उस रूपसी को निहारने के बाद कोतवाल ने कहा, मुझे अभी निकलना पड़ेगा प्रिय, अभी और इसी समय। नर्तकी ने आंखों की भंगिमा बदली, मानो पूछ रही हो, ऐसी भी क्या जल्दी है। लेकिन कोतवाल ने सिर पर पगड़ी डाली और नर्तकी को कुछ मुद्राएं थमाते हुए कहा, जल्दी ही मिलेंगे, इस प्यासी शाम की कसम, अभी तुम्हें जाना ही पड़ेगा। कहकर कोतवाल कमरे से बाहर निकल गया। नर्तकी भी मुद्राएं अपने बटुए में डालते हुए ठुमकती हुई कमरे से निकल गई। कोतवाल तेज गति से कहीं जाने लगा। उसकी मुख मुद्रा गंभीर थी। गोनू झा अपने दरवाजे पर टहल रहे थे। शाम ढल चुकी थी, लेकिन हल्का उजाला फैला हुआ था। तभी गोनू झा को घोड़े की टापों की आवाज सुनाई पड़ी। उन्होंने मन ही मन सोचा कि इस समय भड़ौरा जैसे गांव से कौन घुड़सवार गुजर सकता है। उन दिनों जमींदार, राजा, महाराजा या राज दरबार का कोई ऊंचा ओहदेदार ही घोड़े की सवारी करता था। नगर कोतवाल, सेनापति और रंगरूट प्रमुख को राज्य की ओर से घोड़े मिले हुए थे, जिनका उपयोग वे विशेष परिस्थितियों में करते थे। गोनू झा कुछ सोच पाते तभी दूर से आते घुड़सवार पर उनकी नजर पड़ गई। शाम ढल चुकने के कारण नीम अंधेरे में घुड़सवार की आकृति तो समझ में आ रही थी, किंतु वे उसे पहचान नहीं पा रहे थे। उत्सुकता बनी हुई थी कि घुड़सवार कौन है, इसलिए वे उधर ही देखते रहे। थोड़ी ही देर में घुड़सवार उनके पास ही आकर रुक गया। वह कोई और नहीं, नगर कोतवाल था। गोनू झा का अभिवादन करने के बाद कोतवाल ने लंगड़ू उस्ताद के गिरोह के कुछ चोरों के कारावास से मुक्त होने की खबर दी। गोनू झा ने कोतवाल से कहा, 3 साल तक तुमने खूब मौज मस्ती कर ली, अब कर्तव्य के प्रति सतर्क और तत्पर हो जाओ। आगे तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। कोतवाल वहां से चला गया। गोनू झा अपने घर की ओर चल दिए। इस घटना को कई दिन बीत गए, फिर महीने और साल भी बीता। मिथिलांचल में अमन चैन रहा। कहीं कोई चोरी की घटना नहीं घटित हुई। एक शाम गोनू झा दरबार से वापस आ रहे थे कि अचानक उनकी नजर 4-5 लोगों पर पड़ी। वे सभी हट्टे कट्टे थे, घुटने के ऊपर धोती समेटकर बांधे हुए और नंगे बदन। उनके नंगे बदन पर अजीब सी चमक थी, जैसे तेल चिपड़ा हुआ हो। गोनू झा इस तरह की अस्वाभाविक बातों को नजरअंदाज नहीं करते थे। उनका दिमाग तुरंत सक्रिय हो गया। वे एक पेड़ की ओट में खड़े हो गए और उन लोगों पर नजर रखने लगे। वे चारों गोनू झा के घर के आस पास ही चहलकदमी करते रहे। फिर उनमें से 3 उनके बगान की ओर चले गए। एक आदमी उनके घर के आसपास बना रहा। गोनू झा को इन चारों का व्यवहार बहुत असामान्य लगा। अंततः कुछ सोचकर गोनू झा सामान्य चाल से चलते हुए अपने घर पहुंच गए। थोड़ी देर बाद हाथ में मशाल लिए वे बाहर निकले और मशाल की रोशनी में घर के दरवाजे से लेकर घर तक आने की राह तक
वह झुक झुक कर कुछ तलाशते रहे। थोड़ी थोड़ी देर पर वे कमर सीधी करने के लिए खड़े होते और फिर कुछ खोजने लगते। थोड़ी देर के बाद एक व्यक्ति उनके पास आया और पूछने लगा, क्या खोज रहे हैं पंडित जी? अरे क्या बताएं भाई, आज ही महाराज ने मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं उपहार स्वरूप प्रदान की थी। उनमें से 5 स्वर्ण मुद्राएं कहीं गिर गईं। मेरी पत्नी इससे इतनी कुपित है कि क्या कहूँ। कहती है, जब तक 5 स्वर्ण मुद्राएं मिल न जाए तब तक मुंह मत दिखाना। स्वर्ण मुद्राओं की बात सुनकर वह व्यक्ति उत्सुक हुआ और गोनू झा के साथ झुककर स्वर्ण मुद्राएं खोजने में उनकी मदद करने लगा। अचानक एक स्थान पर गोनू झा जल्दी से लपके झुककर एक मुद्रा जमीन से उठाई और बोले, चलो भाई, एक तो मिला। उस व्यक्ति ने देखा गोनू झा की 2 अंगुलियों के बीच एक स्वर्ण मुद्रा चमचमा रही थी। इसी तरह गोनू झा इधर उधर मशाल लिए मुद्राएं तलाशते रहे और एक एक कर 5 स्वर्ण मुद्राएं उन्हें अपने घर के आसपास ही मिल गई। उन्होंने राहत की सांस लेते हुए उस आदमी से कहा, अरे भाई, तुम्हारा आना बहुत शुभ रहा। मेरी 5 स्वर्ण मुद्राएं मिल गई। अब जाकर अपनी पत्नी के सामने इन्हें पटक दूंगा और कहूंगा, लो, गिन लो, पूरी 100 स्वर्ण मुद्राएं। जाओ भाई, तुम भी अपनी राह लो। इतना कहकर वे अपने घर की ओर चल दिए। वह व्यक्ति गोनू झा के जाने के बाद उनके बगान में घुस गया, जहां उसके 4 साथी इंतजार कर रहे थे। गोनू झा के हाथों में चमचमाते सिक्के उसने देखे थे और उसे विश्वास हो गया था कि गोनू झा के घर में अभी 100 सोने के सिक्के हैं। चारों थोड़ी देर तक गुपचुप मंत्रणा करते रहे। फिर उन्होंने देखा कि गोनू झा कहीं जा रहे हैं, शायद बाजार। घंटे भर बाद गोनू झा लौटे। वे चारों कोई और नहीं, साल भर पहले कारावास से मुक्त हुए लंगड़ू उस्ताद के गिरोह के सदस्य थे। गोनू झा के घर चोरी करके उनसे बदला लेने का संकल्प पूरा करने आए थे। चूंकि चोर पहले भी गोनू झा से गच्चा खा चुके थे, इसलिए इस बार वे फूंक फूंक कर कदम रखना चाहते थे। उनके बीच फुसफुसाहटों में ही बात हुई। कोई मानने को तैयार नहीं था कि जिसके पास स्वर्ण मुद्राएं होंगी वह उसकी चर्चा सरेआम किसी अजनबी के साथ करता फिरेगा। जब गोनू झा बाजार से लौटकर आए तब वे चारों चोर गोनू झा की खिड़की के पास पहुंचे और भीतर क्या हो रहा है उसका आहट से लेने लगे। भीतर गोनू झा अपनी पत्नी से कह रहे थे, अरे भाग्यवान, समझा करो, ये स्वर्ण मुद्राएं घर में रखना ठीक नहीं है। मुझ पर विश्वास करो, मैं इन्हें ऐसी जगह रख दूंगा जहां से चोर तो क्या, चोर का बाप भी इन्हें नहीं चुरा सकता। जमाना खराब है, कब किसकी नीयत बदल जाए कौन जानता है। लाओ, थैली मुझे दे दो, मैं इन्हें कुएं में डाल आता हूँ। फिर पंडिताइन की आवाज़ उभरी, और जब ज़रूरत होगी तब आप इसे निकालेंगे कैसे? तुम भी बच्चों जैसी बातें कर रही हो। कुआं अपने दरवाजे पर है, कोई बाहर का आदमी इससे पानी लेने आता नहीं है। जब ज़रूरत होगी तो कुएं का पानी बाहर निकाल लेंगे। कितना समय लगेगा? 2 घड़ी न 4 घड़ी, 1 पहर न 2 पहर। और क्या, कितने जन लगेंगे? 2 जन नहीं तो 4 जन। चलो, बाल्टी अभी ही निकाल कर रस्सी समेत कुएं पर रख देता हूँ। जब तेरी इच्छा हो, मैं रहूँ न रहूँ, तुम भी चाहो तो जन मजदूर लगाकर कुएं का पानी निकलवा लेना। लाओ, अब स्वर्ण मुद्राओं की थैली मुझे दे दो। थोड़ी देर बाद एक आवाज़ उभरी, छपाक, जैसे कोई भारी वस्तु पानी में फेंकी गई हो। चोरों ने आवाज़ सुनी। अब वे गोनू झा और उनकी पत्नी के सोने का इंतजार करने लगे। रात गहरा रही थी, चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी कभी सियार की आवाज़ इस सन्नाटे को तोड़ती थी। जब चोरों को विश्वास हो गया कि गोनू झा सपत्नीक सो चुके हैं, वे पांव दबाए कुएं तक आए। ये देखकर उनकी बाँछें खिल गईं कि सचमुच कुएं पर 4 बाल्टियां रस्सी सहित रखी हुई हैं। वे पानी खींचने में लग गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। कुएं में बाल्टी भी इतनी धीमी गति से डाली जाती कि कोई आवाज़ नहीं उभरे। सवेरा होने को आया। चारों चोर तन्मयता से अपने काम में लगे थे। अचानक उनमें से एक ने कहा, कुएं में अब पानी कम ही बचा है। हम में से एक आदमी कुएं में रस्सी के सहारे उतरकर पानी से वह थैली निकाल सकता है। ये विचार आते ही वे इस बहस में पड़ गए कि पानी में कौन उतरेगा। तभी एक साथ कई लोग बागान से निकले और उन चोरों पर झपट पड़े। बाहर से उठापटक की आवाज़ आने से गोनू झा की नींद खुल गई। उन्होंने पत्नी को जगाया। दोनों उठकर बाहर आए। सामने देखा, कुएं के पास चारों चोर बंधे पड़े थे।
नगर कोतवाल अपने जवानों को कुछ समझा रहा था। गोनू झा पर नजर पड़ते ही उसने उनका अभिवादन किया। इस बार गोनू झा से पहले उनकी पत्नी बोली, अरे इन लोगों को बांध क्यों दिया? रात भर इन लोगों ने हमारे बगान में पानी पटाया है। ऐसी सिंचाई तो हम पैसा देकर भी नहीं करा पाते। पेड़ों की प्यास बुझाने वालों के साथ ऐसा व्यवहार ठीक नहीं। इन लोगों को ले जाइए और इतनी आवभगत कीजिए कि इनका मेहनताना वसूल हो जाए। दरअसल रात को ही गोनू झा को संदेह हो गया था कि चोर उनके घर धावा बोल सकते हैं, इसलिए बाजार जाकर एक सुरक्षा कर्मी के मार्फत उन्होंने कोतवाल को खबर कर दी थी। सुरक्षा कर्मी उन्हें पकड़कर ले गए। आंखों की तौल। मिथिला दरबार में गोनू झा की धूम मची रहती थी, जिससे राम खेलावन मिश्र उर्फ मिसिर जी बहुत खींचे रहते थे। राम खेलावन यानी मिसिर जी की चलती तो आज और अभी गोनू झा की खाल नोच लेते। वे हमेशा गोनू झा को नीचा दिखाने की ताक में लगे रहते, मगर गोनू झा थे कि उनकी एक न चलने देते। एक बार महाराज के दरबार में मिसिर जी पहुंचे और महाराज से कहने लगे, महाराज मेरे साथ इंसाफ कीजिए। महाराज ने पूछा, कहिए राम खेलावन, क्या हो गया? कैसा इंसाफ चाहिए? मिसिर जी ने महाराज से कहना शुरू किया, महाराज गोनू झा आज से 10 साल पहले मेरे पास मदद मांगने आए थे। उन्हें एक आंख की ज़रूरत थी। उन्होंने मुझसे कहा, मिसिर जी मुझे अपनी एक आंख दे दीजिए। मैंने अपनी एक आंख उन्हें दे दी। अब मैं उनसे अपनी आंख मांग रहा हूँ तो वे दे नहीं रहे हैं। दरअसल राम खेलावन मिसिर की एक आंख बचपन में ही फूट गई थी। एक आंख वाले मिसिर जी की बात सुनकर महाराज ने पूछा, ठीक से बताइए क्या हुआ था? गोनू झा दरबार में थे। उन्होंने समझ लिया कि जरूर मिसिर जी कोई चाल चलने वाले हैं। उनके चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आ गई। उन्होंने खुद आगे बढ़कर महाराज से कहा, महाराज सच तो ये है कि मिसिर जी के पास मैं नहीं गया था। 10 साल पहले मिसिर जी मेरे पास आए थे। उन्हें पैसों की जरूरत थी। वे अपनी एक आंख गिरवी रखकर मुझसे 3000 रुपए उधार ले गए थे। वे मेरे पैसे वापस कर दें तो मैं उनकी आंख वापस कर दूंगा। मिसिर ने सोचा अब गोनू झा फंस गए और उन्होंने महाराज से कहा, यही सही महाराज, यही सही। मुझे 3 दिन की मोहलत दीजिए। मैं आपके सामने गोनू झा को 3000 रुपए दूंगा और गोनू झा भी आपके सामने ही मेरी आंख वापस कर दें। गोनू झा मान गए। महाराज अब तक समझ नहीं पाए थे कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। भला कोई अपनी आंख गिरवी कैसे रख सकता है और भला कोई किसी की आंख गिरवी क्यों रखेगा? मगर जब इस बिंदु पर दोनों रजामंद थे, महाराज भी क्या करते? उनके सामने तो एक बेहद रोचक समस्या आई थी और वे देखना चाहते थे कि इसका समाधान क्या है। दरबारियों ने जब सुना तो वे आश्चर्य से दांतों तले उंगलियां दबाने लगे। सबको इस बात की प्रतीक्षा थी कि कैसे 3 दिन बीते कि वे इस रेहन की समस्या का समाधान देखें। सब सोच रहे थे कि क्या गोनू झा 3000 के बदले में अपनी आंख दे देंगे। अभी एक दिन बीता था कि गोनू झा ने एक शिकारी को बुलाकर कुछ पैसे दिए और कहा, जाओ कल सुबह में कुछ जानवरों की आंखें चाहिए। गोनू झा दूसरे दिन दातून कर रहे थे कि शिकारी एक बर्तन में कई जानवरों की 10 आंखें एक कपड़े में लपेट कर ले आया। उसने गोनू झा को वे आंखें दिखाईं तो गोनू झा बहुत खुश हुए। उन्होंने शिकारी से वे आंखें लेकर एक डिब्बे में रख लीं। इनमें कुछ आंखें बड़ी थीं, कुछ छोटी, कुछ किसी बड़े जानवर की तो कुछ छोटे जानवर की। गोनू झा इन आंखों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे तैयार हुए और आंखों वाला डिब्बा लेकर दरबार में पहुंच गए। महाराज आए, दरबारी आए। दरबार खचाखच भर गया। मिसिर जी महाराज के पास पहुंचे और कहा, महाराज मैं रुपये ले आया हूं और आपके सामने गोनू झा को दे रहा हूं। वे भी मुझे आपके सामने मेरी आंख दे दें। मिसिर जी मन ही मन खुश हो रहे थे कि आज गोनू झा की खैर नहीं, अब निकालें अपनी एक आंख। मिसिर जी सोच रहे थे कि अब उन्हें लोग काना गोनू ही बुलाएंगे, जैसे लोग काना मिसिर कहते हैं पीठ पीछे। गोनू झा उठे और मिसिर जी से रुपए ले लिए गिने। पूरे 3000 थे। अब उन्होंने आंखों वाला डिब्बा निकाला और कहा, महाराज मिसिर जी को अपनी आंख इस डिब्बे से निकाल लेने को कहें। महाराज ये देखकर दंग थे कि डिब्बे में एक नहीं 10 आंखें थीं। मिसिर जी भी परेशान थे, अब क्या करें। उन्होंने तो सोचा था
कि नौबत गोनू झा की आंख निकालने की आएगी। अब तो माजरा ही बदल गया। मिसिर जी ने डिब्बे में रखी आंखें देखी और अपनी अंतिम चाल चली। कहा, इसमें मेरी आंख नहीं है। गोनू झा ने तुरंत निदान सुनाया और बोले, महाराज, मैं भी नहीं पहचान पा रहा हूं कि इसमें मिसिर जी वाली आंख कौन सी है। मैंने अब तक 10 आंखें गिरवी में रखी हैं, वे सारी आंखें इसी में हैं। फिर उन्होंने महाराज से कहा, महाराज, आप कृपा कर एक तुला मंगवा दें। मिसिर जी अपनी आंख निकालकर तुला के एक पलड़े पर रख दें। मैं उस आंख की तौल के बराबर की आंख उन्हें निकालकर दे दूंगा। मिसिर जी ने आपत्ति उठाई, भला मैं अपनी आंख निकालकर कैसे तौलवाऊं? गोनू झा ने कहा, जैसे आपने आंख निकालकर गिरवी रखी थी। अब मिसिर जी से कुछ भी बोलते नहीं बना तो वे मैदान छोड़कर लौटने लगे। महाराज समझ गए कि मिसिर जी गोनू झा पर झूठा आरोप मढ़कर परेशान कर रहे थे। उन्होंने भरे दरबार में राम खेलावन मिसिर को बुरी तरह फटकारा और चेतावनी दी कि अब कभी उन्होंने ऐसी हरकत की तो उनको दंड का भागी बनना पड़ेगा। गोनू झा अपनी रहस्यमयी मुस्कान के साथ अपने आसन पर आकर बैठ गए। कंजूस राजा को नसीहत। मिथिला नरेश के दरबार में गोनू झा के बुद्धि कौशल और वाक्चातुर्य का जो जादू चल रहा था, उसकी कीर्ति मिथिलांचल के आस पास के क्षेत्रों में भी फैल चुकी थी। मिथिला के पड़ोसी राज्य अंग देश के राजा ने राज्योत्सव के कई अवसरों पर गोनू झा को विशेष रूप से आमंत्रित किया था तथा उन्हें पुरस्कार, अलंकरण आदि से सम्मानित किया था। अंग देश के राजा में उदारता थी, लेकिन युवराज अपने पिता के ठीक विपरीत प्रवृत्ति के थे, हद से ज्यादा मितव्ययी। राजा के जीवन काल में ही युवराज की कंजूसी की कथाएं पूरे प्रदेश में मशहूर हो चुकी थीं। राजा ने युवराज को बहुत समझाया कि प्रजा पालन के लिए उदारता, करुणा, सहानुभूति आदि की भी जरूरत होती है। इन गुणों को राजा का आभूषण माना जाता है। परंपरा से चली आ रही रीतियों का निर्वाह भी राजनीति का एक महत्वपूर्ण अंग है। ब्राह्मण, चारण आदि को राज्याश्रय मिलना चाहिए। कलाकारों और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य की ओर से प्रतियोगिताओं का आयोजन और पुरस्कारों की व्यवस्था राजधर्म है। खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए भी राजकोष का उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे सैनिकों को तरोताज़ा बनाए रखने के लिए प्रतिदिन उसकी कवायद पर राजकोष से व्यय किया जाता है, वैसे ही खिलाड़ियों और कलाकारों के लिए रंगशालाओं के निर्माण और उनके रख रखाव की व्यवस्था करना राजधर्म है। मगर युवराज को अपने पिता की ये बातें प्रभावित नहीं करती। उसे लगता कि इस तरह के आयोजनों से धन और समय दोनों का अपव्यय होता है। चारण और ब्राह्मण तो युवराज को मिथ्याभाषी और लोलुप लगते थे। यदि राजा का भय नहीं होता तो वह अपने महल में चारण और ब्राह्मणों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगा देता। एक बार अंग देश के राजा बीमार पड़े। राज्य वैद्य ने अपने अनुभव से समझ लिया कि राजा अब बचने वाले नहीं हैं। उचित औषधि राजा को देकर उसने महामंत्री को परामर्श दिया कि युवराज के राज्याभिषेक की व्यवस्था कराएं। महामंत्री समझ गए कि राजा अब स्वस्थ नहीं हो सकेंगे। राज्य ज्योतिषी से परामर्श कर युवराज के राज्याभिषेक के लिए शुभ मुहूर्त और शुभ तिथि निर्धारित की गई। इस व्यवस्था के बाद राजवैद्य ने राजा को पूर्ण विश्राम में रहने तथा राज्य संचालन की जिम्मेदारी पुत्र को सौंप देने की सलाह दी। वार्धक्य के कारण राजा भी अब राजकाज से मुक्त होना चाहते थे। ऊपर से बीमारी ने उन्हें अशक्त कर रखा था। राजवैद्य की सलाह उन्हें पसंद आई। निर्धारित तिथि को शुभ मुहूर्त में युवराज का राज्याभिषेक हुआ। राजा ने अपने पुत्र को स्वयं राज सिंहासन पर बैठाया और विश्राम करने के लिए अपने कक्ष में चले गए। युवराज अपने पिता की बीमारी से दुखी था। अपने पिता की हालत से व्यथित युवराज को राजा बनने से कोई प्रसन्नता नहीं हुई। राज सिंहासन पर बैठे नए राजा के स्तुति गान के लिए चारण आए और नए राजा को आशीष देने ब्राह्मण, मगर राजा ने उनकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया। चारण स्तुति गान और ब्राह्मण मंत्रोच्चार करने के बाद नए राजा की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हुए अपने स्थान पर खड़े रहे, मगर नए राजा ने उनकी ओर देखा तक नहीं। महामंत्री ने राजा का ध्यान जब चारण और ब्राह्मणों की ओर आकर्षित किया तो नए राजा ने कहा, महामंत्री जी, मेरे पिता मरणासन्न हैं। ऐसे राजकाज संभालना मेरा दायित्व था, इसलिए यह मेरे लिए कोई प्रसन्नता की बात नहीं। राजगद्दी मुझे मिलनी ही थी, सो मिली। नया क्या हुआ? अब से मेरे दरबार में
इस तरह के याचकों का प्रवेश वर्जित है। राजकाज इनकी स्तुति और मंत्रोच्चार से नहीं, राजनीतिक कौशल से चलता है। मुझ में मेरे पिता वाली उदारता नहीं है कि इन निखटू चापलूसों पर धन जाया करूं। इन्हें अभी इसी क्षण दरबार से निकल जाने को कहें। नए राजा के इस व्यवहार से ब्राह्मण और चारण दुखी हुए। राज्य के कलाकारों और कवि साहित्यकारों को उम्मीद थी कि युवराज के राजा बनने पर राजमहल में कोई रंगारंग कार्यक्रम होगा जिसमें उन्हें अपनी कला का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हद तो तब हो गई जब राजा बनने के बाद नए राजा ने विद्वत जनों की बैठक नहीं बुलाई। अंग देश में नए राजा की आलोचना होने लगी। जिधर सुनो बस यही चर्चा कि नया राजा दंभी और स्वेच्छाचारी है, प्रजा के दुख सुख से इसे कुछ भी लेना देना नहीं। ब्राह्मणों, चारणों और कलाकारों ने सोचा कि बिना राज्याश्रय के उनके लिए जीविकोपार्जन कठिन है। उनके पास दो ही रास्ते हैं, या तो नए राजा को राजमहल की परंपराओं के निर्वाह के लिए समझाया जाए, या फिर वे राज छोड़कर कहीं किसी अन्य राज्य में आश्रय लें। अंततः अंग देश के विद्वत जनों, ब्राह्मणों, चारणों एवं कलाकारों को गोनू झा की याद आई तथा तय हुआ कि इस मुश्किल की घड़ी में गोनू झा से परामर्श करना उचित होगा। इस निश्चय के बाद ये तमाम लोग मिथिला आए और गोनू झा के आवास पर पहुंचे। गोनू झा अंग देश के प्रसिद्ध लोगों के समूह को अपने दरवाजे पर देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने आगंतुक अतिथियों का स्वागत किया तथा सम्मान पूर्वक उन्हें बैठाया। फिर उनसे कुशल क्षेम पूछते हुए मिथिला पधारने का प्रयोजन पूछा। उन लोगों ने जब अंग देश के नए राजा के व्यवहार के बारे में गोनू झा को जानकारी दी, तब गोनू झा को भी लगा कि नए राजा के व्यवहार से पड़ोसी राज्य में असंतोष पैदा होगा और इसका प्रभाव मिथिलांचल पर भी पड़ेगा। गोनू झा को अंग देश के वृद्ध महाराज के रुग्ण होने के समाचार ने भी व्यथित किया और उन्होंने तय कर लिया कि वे इन लोगों के साथ अंग देश जाएंगे, नए राजा को राज्यानुकूल आचरण सिखाएंगे तथा वृद्ध महाराज का दर्शन कर उन्हें आरोग्य लाभ के लिए शुभ कामनाएं देंगे। गोनू झा ने यह निर्णय इसलिए लिया कि अंग देश के विद्वत जनों ने उनके पास आकर उनके प्रति आस्था जताई थी तथा मिथिलांचल की परंपरा रही है कि दरवाजे पर आए अतिथियों की क्षमता भर इच्छा पूर्ति का उपाय किया जाना चाहिए। गोनू झा के प्रति अंग देश के वृद्ध महाराज का स्नेह भाव प्रारंभ से ही बना हुआ था। प्रायः प्रत्येक राज्योत्सव में उन्होंने गोनू झा को अवश्य बुलाया था और उचित सम्मान व उपहार देकर उन्हें विदा किया था। वृद्ध महाराज के रुग्ण होने की सूचना पर गोनू झा उद्वेलित न होते तो कैसे। गोनू झा अंग देश को विद्वतजनों के साथ चल दिए। रास्ते में उन्होंने नए राजा के आचरण व्यवहार आदि की पूरी जानकारी प्राप्त की। फिर उन्होंने उन लोगों को सलाह दी कि जब वे नए राजा से मिलने दरबार में जाएं तो कोई कुछ भी नहीं बोले, बस वे जैसा करें वैसा ही वे सब भी करते जाएं। लोगों ने उन्हें अपनी सहमति दे दी। गोनू झा ने दरबार में खबर भिजवाई कि मिथिला से गोनू झा आए हैं और वे अपने अंग देश के मित्रों के साथ नए राजा के दर्शन के लिए दरबार में उपस्थित होना चाहते हैं। नए राजा को जब सूचना मिली कि गोनू झा आए हैं तो उसने ससम्मान दरबार में बुलाने का निर्देश दिया। नए राजा को गोनू झा के बारे में इतना तो पता ही था कि उसके पिता गोनू झा को प्रायः बुलाया करते थे। गोनू झा की विद्वता और विनोद प्रियता की चर्चा भी उसने सुन रखी थी, लेकिन उनके साथ अंग देश के विद्वतजनों को आते देख उसकी पेशानियों पर बल पड़ गए, मगर उसने कुछ कहा नहीं। गोनू झा के अभिवादन के लिए नया राजा सिंहासन से उतरकर खड़ा हो गया। गोनू झा ने उसे नमस्कार करने के लिए अपने हाथ जोड़े, तब उनके साथ आए अंग देश के विद्वतजनों ने भी अपने हाथ जोड़े और फिर गोनू झा ने अपने हाथ फैलाकर मुंह खोल लिया और उसी मुद्रा में मूर्तिवत खड़े हो गए। उनके साथ दरबार में उपस्थित विद्वतजनों ने भी ऐसा ही किया। गोनू झा सहित इतने सारे लोगों को हाथ फैलाए और मुंह बाएं खड़े देखकर नया राजा कुछ समझ नहीं पाया। दरबारी भी इस कौतुक को विस्मय से देख रहे थे। काफी देर तक नया राजा उन्हें चकित सा देखता रहा, फिर उसके सब्र का बांध टूट गया। उसने विस्मित भाव से पूछा, क्या आप लोग मेरे राज्याभिषेक पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं? गोनू झा ने केवल एक हाथ की अंगुलियों को एक बार नचाया, फिर पूर्व की भांति ही मूर्तिवत हो गए। उनके साथ आए लोगों ने भी वैसा ही किया। दरबारी चकित थे और नया राजा कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। उसने फिर गोनू झा से पूछा, क्या आप लोग
वृद्ध महाराज के आरोग्य लाभ की कामना प्रकट कर रहे हैं। गोनू झा ने पूर्व की भांति ही एक हाथ की अंगुलियों को नचाया और मुंह बाएं अपनी पूर्व की मुद्रा में आ गए। इस तरह की विचित्र स्थिति की कल्पना न नए राजा ने कभी की थी और न उसके दरबारियों ने। अंततः नए राजा ने महामंत्री से धीरे से पूछा कि वह क्या करे। महामंत्री भी उलझन में थे कि पता नहीं गोनू झा क्या कहना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने गोनू झा के साथ आए लोगों को देखा तो पाया कि ये लोग वृद्ध महाराज के राज में दरबार में विशेष सम्मान के अधिकारी थे। इनमें चारण और ब्राह्मण भी थे जिन्हें नए राजा ने कोई तरजीह नहीं दी थी। महामंत्री ने नए राजा से अपने अनुमान के आधार पर कहा, राजन, संभवतः ये लोग आपसे कुछ दान दक्षिणा की प्रत्याशा रखते प्रतीत होते हैं। इन्हें कुछ उपहार प्रदान करें और यथायोग्य आसन प्रदान करें तो संभवतः गोनू झा के यहाँ पधारने का प्रयोजन स्पष्ट हो पाए। नए राजा ने ऐसा ही किया। मिथिला से आए गोनू झा जैसे विद्वान ब्राह्मण का आदर करना नए राजा ने राजनीतिक आवश्यकता के रूप में लिया तथा उनके साथ आए लोगों को भी उसने इसी दृष्टि से सम्मानित किया। उचित आसन एवं उपहार मिलने के बाद गोनू झा ने सहज मुद्रा अपना ली। उनके साथ आए लोगों ने भी ऐसा ही किया। फिर गोनू झा ने नए राजा से कहा, राजन, मैं यहाँ आपके पिता के दर्शन के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मेरे साथ जो लोग हैं वे आपके राज्य की विभूतियाँ हैं। इनके मुंह से अमृत वचन निकला करते थे। उस सिंहासन पर जहाँ आज आप विराजमान हैं वहाँ वृद्ध महाराज विराजमान हुआ करते थे। राजन, जब विद्वानों, ब्राह्मणों, चारणों और कलाकारों की जिह्वा से शब्द प्रकट नहीं हो तो भरे दरबार में किस तरह की किंकर्तव्य विमूढ़ता की स्थिति उपस्थित हो जाती है, यह आपने कुछ ही पल पहले देखा और अनुभव किया। अब मेरी प्रार्थना है कि आप स्वयं निर्णय करें कि वृद्ध महाराज के शासन काल में सरस्वती के इन साधकों के प्रति जो राज व्यवहार था उसे जारी रखा जाए या नहीं। राजन, जब विद्वान चुप हो जाएगा, कलाकार मौन हो जाएगा, तब राज्य में निष्ठा की कमी आएगी और लोग शुष्क वृत्ति की ओर प्रवृत्त होंगे। राजधर्म है कि जनजीवन में सरसता बनी रहे। इसके लिए ही वृद्ध महाराज इन लोगों को महत्व दिया करते थे। नए राजा को गोनू झा की बातें समझ में आईं और उसने विनम्रता पूर्वक अंग देश के विद्वज्जनों से अपने व्यवहार के प्रति क्षमा मांगी तथा बताया कि अपने वृद्ध पिता के आरोग्य के लिए चिंतित रहने के कारण उसने उनके साथ शुष्क व्यवहार किया था, जो किसी भी राजा के लिए शोभनीय नहीं था। गोनू झा नए राजा की इस आत्म स्वीकृति से प्रसन्न हुए और कहा, राजन, हम सभी वृद्ध महाराज से मिलकर उनके आरोग्य लाभ की कामना करने के इच्छुक हैं। यदि आप इसकी आज्ञा दें तो हम कृतार्थ होंगे। गोनू झा ने जानबूझकर बहुत औपचारिक भाषा का प्रयोग किया था, क्योंकि वे नए राजा को संदेश देना चाहते थे कि राज्य संचालन के लिए केवल अपने संवेगों, संवेदनाओं और भावनाओं का ही नहीं, बल्कि परंपरा से चली आ रही औपचारिकताओं का भी निर्वाह किया जाना चाहिए। नए राजा ने गोनू झा की विनम्रता की मन ही मन सराहना की और उन्हें लेकर अपने पिता के कक्ष में पहुंचे। उनके साथ अंग देश के विद्वज्जनों का जत्था भी था। गोनू झा और अपने राज्य के विभूतियों को अपने कक्ष में आया देख वृद्ध महाराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने गोनू झा से कुछ दिनों तक राज अतिथि के रूप में अंग देश में रहने का आग्रह किया, जिसे गोनू झा ने मान लिया। गोनू झा ने वृद्ध महाराज से मिलकर यह महसूस किया कि महाराज का एकाकीपन भी उनके आरोग्य लाभ में बाधक है। उन्होंने राजवैद्य से इस संबंध में परामर्श किया और उनकी अनुमति से वृद्ध महाराज के कक्ष में प्रतिदिन किसी न किसी कलाकार को बुलाकर उसका गायन, वादन आदि का आयोजन कराते रहे। चारण तो वे खुद थे। वे इस बात का ध्यान रखते थे कि महाराज उदास और एकाकी न हो। वृद्ध महाराज का कक्ष कलाकारों के आने जाने से जीवंत हो उठा और देखते ही देखते वृद्ध महाराज के स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। राजवैद्य ने भी वृद्ध महाराज के स्वास्थ्य में तेजी से हो रहे सुधार को स्वीकार किया तथा घोषणा की कि वृद्ध महाराज अब खतरे से बाहर हैं। नए राजा ने जब अपने पिता के स्वास्थ्य में आए इस परिवर्तन को देखा, तब वे गोनू झा के प्रति आभार बोध से भर गया। मगर गोनू झा ने नए राजा को समझाया कि कलाकारों की संगति से महाराज के स्वास्थ्य में यह सुधार हुआ है। वृद्ध महाराज का एकाकी जीवन उनके स्वास्थ्य की राह में अड़चन था। उनके साथ राजवैद्य से लेकर सेवक तक ऐसा व्यवहार कर रहा था कि वे बहुत बीमार हैं।
तथा उनका बचना मुश्किल है। दरअसल ऐसा व्यवहार तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी रोगी बना देगा। कलाकार संवेदनशील होते हैं। वे महाराज के मनोभावों को समझते हुए उनके साथ वैसा ही व्यवहार कर रहे थे जिसकी आवश्यकता महाराज को थी। इस कारण वृद्ध महाराज के स्वास्थ्य में तीव्रता के साथ सुधार हुआ। नए राजा को अब समझ में आया कि जिन्हें वे निकटू और याचक की संज्ञा दे रहे थे, उनकी उपयोगिता राज्य के लिए कितनी अहम है। जब गोनू झा अंग देश से विदा होने को हुए तो नए राजा ने राजमहल में एक रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें राज्य के प्रायः सभी कलाकारों की कला का प्रदर्शन हुआ। इस आयोजन में वृद्ध महाराज भी उपस्थित हुए। नए राजा ने गोनू झा को विदाई से पहले ढेर सारे उपहार दिए और अंग देश के विद्वत जन गोनू झा को मिथिला तक पहुंचाने आए। वे सभी गोनू झा के प्रति कृतज्ञता बोध से भरे हुए थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।